शिवराज पर सारी अटकलें हवा। सीएम भी शिवराज, चेहरा भी शिवराज। पार्टी ने अब चुनाव पर किया फोकस, कांग्रेस के वोट बैंक पर चौकस। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज को लेकर जो मीडिया परसेप्शन चल रहे थे, उनकी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने हवा निकाल दी। राव ने सारे भ्रम दूर करते हुए कयासों से पर्दा उठा दिया। जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले दिनों कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, मुझसे भी लोगों ने पूछा और फोन किए, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने मीडिया मैनेजमेंट या परसेप्शन बनाने, लॉबिंग करने या सोशल मीडिया में चलवाने से सीएम नहीं बदले जाते। बीजेपी में चीजों को बदलने की एक पद्धति है। मुरलीधर राव जी ने संगठन में को लेकर बात उठाई थी कि लॉबिंग में ना पड़े कुछ नेता। बिल्कुल, मैं उससे सहमत हूँ। किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, हम सब एक हैं, मुट्ठी की तरह कसे हुए बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ये तो रही सीएम की बात, जिस पर कार्य समिति की बैठक में भ्रम दूर कर दिया गया। अब राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की बात भी आपको बता दें। उन्होंने पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी को ST-SC वर्ग अच्छा मानते हैं, पर अपना नहीं मानते। मतलब SC-ST वर्ग का एक बड़ा तबका बीजेपी को अब भी वोट नहीं देता। ये मसला इतना अहम है कि इस पर दूसरे दिन यानी शुक्रवार को SC-ST मोर्चे की बैठक भी हुई। अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं, उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री, सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। जानकारों की माने तो दोनों ही बातें 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ती हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव भी होने हैं। बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखें तो SC-ST का वोट पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। ये तबका कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका भी रहता है। ऊपर से मध्य प्रदेश में जयस जैसे संगठन भी बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी में जयस की भूमिका अहम रही थी। अगर बात शिवराज के सीएम बने रहने की करें तो SC-ST में दूसरे चेहरे के मुकाबले शिवराज ही ज्यादा स्वीकार्य है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 5वीं बार शिवराज। ये बात सुनकर या ये शीर्षक देखकर आपको लग सकता है कि क्या हम शिवराज जी के समर्थन में कोई मजबूत दावा ठोक रहे हैं, या हम बड़ी मजबूती से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 5वीं बार ही शिवराज होंगे। तो देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में और लोकतंत्र के चुनाव में ये जनता होती है, मीडिया के परसेप्शंस होते हैं, मीडिया की राय होती है, मीडिया अपनी बात रखता है। लेकिन जैसे जैसे हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, तो लोकतंत्र में हुई हैं सोई जो जनता रचि राखा। तो ये सोचना कि ये शिवराज जी के समर्थन में कोई स्लोगन है, मैं सोचता हूँ ये इसमें सत्यांश नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो व्यक्ति 4थी बार का मुख्यमंत्री है, यानी मध्य प्रदेश की राजनीति का सचिन तेंदुलकर तो है ही। अगर आप क्रिकेट से तुलना करें तो आलोचना तो हम सचिन की भी करते थे कि साहब अपने लिए खेलते हैं, क्या शतक बनाने की ज़रूरत थी। तो आलोचना के ये स्वर वैसे हो सकते हैं। अब मैं कोई उनके डिफेंस में भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिवराज मध्य प्रदेश में वही हैसियत रखते हैं, बीजेपी की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, जो एक लीडिंग बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर रखते हैं या अभी विराट कोहली रखते हैं। अब बीच में कुछ चर्चाएं ऐसी चली मेल मुलाकात के बाद जिनको शिवराज जी से जोड़कर देखा गया, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ चाहता है कि 2023 में मजबूत बीजेपी मध्य प्रदेश में और 2024 में मजबूत बीजेपी मध्य प्रदेश के ज़रिए केंद्र में। और यही वजह है कि उन नेताओं ने, जिनके सपाट चेहरों को देखकर आप कोई भी अर्थ कभी नहीं लगा सकते, ये बीजेपी के प्रचार से जो RSS की पृष्ठभूमि से आने वाले महानुभाव होते हैं, इनका पहला सबक ही यही होता है कि ना आप उनका चेहरा पढ़ सकें और ना उससे कोई निष्कर्ष आप निकाल सकें। मीडिया से एक सुरक्षित, संयमित, गरिमामय दूरी हमेशा बनी रहती है और ये प्रश्न उनके मन में हमेशा रहता है
कि मीडिया क्या ज़रूरी है, क्या मीडिया से बात करना भी बहुत आवश्यक है। ये उनकी सोच है। उनके माध्यम से भी ये बात मैसेज दिया गया है कि मध्य प्रदेश में 2023 के बहुत स्पष्ट नेतृत्वकर्ता शिवराज जी हैं और पार्टी अभी नेतृत्व की तमाम संभावनाओं को उन्हीं के इर्द गिर्द देखती है। और ये बात अगर आप देखें तो बीजेपी जिस तरह इस समय एक रीजनल लीडर की क्राइसिस से देश में गुजर रही है, चाहे भरोसा जताया हो, हम बार बार ये बात कहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पर या पूर्व मुख्यमंत्री रहे फडणवीस जी पर, महाराष्ट्र की हम बात करें, या फिर उत्तराखंड में जो रद्दोबदल और परिवर्तन हुआ है, तो ये बताता है कि बीजेपी अपने चलते हुए महत्वपूर्ण नेताओं को बिल्कुल विचलित नहीं करना चाहती। हाँ, रीजनल लीडरशिप का विस्तार ये उसके एजेंडा में ज़रूर शामिल है। और SC/ST में पैठ बनाना ये भी बीजेपी की एक बड़ी कोशिश है। इसी पर बात करेंगे, मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 युवा मेहमान हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। उनके साथी हैं अवनीश सिंह बुंदेला, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता, और सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत है। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेहमानों की तरफ आएंगे। किस तरह आप देखते हैं जो टीका टिप्पणी आई है छन कर अंदर खाने से, और जो ये कहती है कि शिवराज जी ही 5वीं बार के मुख्यमंत्री के तौर पर 2023 के रण में बीजेपी की तरफ से सबसे अहम नेतृत्वकर्ता होंगे, किस तरह देखते हैं आपसे? नहीं शरद जी, अगर अभी तक की घटनाक्रम को देखा जाए और जिस तरीके का शुरुआत में लग रहा था कि कुछ उठापटक की संभावना है, मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं का आपस में मिलना जुलना, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो सफाई के रूप में नरोत्तम मिश्रा जी का कहना, फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना और नरेंद्र सिंह तोमर का कहना, और अब संगठन के मुखिया के नाते, मध्य प्रदेश के प्रभारी के नाते मुरलीधर राव जी का भी कहना इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन की जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो मीडिया सोशल मीडिया पर जो चल रही थी, उसको एक विराम देने की और स्थिरता देने की मध्य प्रदेश में ये आखिरी जो संगठन की तरफ से बात है वो भी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई खतरा नहीं। जिस तरीके की बातें की जा रही थी वो सब गलत है, और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर संगठन को भी विश्वास है और केंद्र सरकार को भी विश्वास है। तो ये बात बहुत स्पष्ट और बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच में भी एक थोड़ी सी जो है भ्रम और असमंजस की स्थिति बन रही थी, उसको संगठन ने क्लियर करके मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को बहुत मजबूती प्रदान की है। बिल्कुल, और जिस तरह से JP नड्डा जी ने अपने वक्तृत्व में बार बार मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ़ की है, वो चीज़ें तमाम ये बताती हैं कि पार्टी को शायद ऐसा लगा कि ये सही वक्त है जब उसको एक क्लियर मैसेजिंग के साथ उसको भी सामने आना चाहिए। बाकी अब कहीं कोई बात तो बची नहीं रहती, क्योंकि जिस तरह की बात स्पष्ट कही गई है, और ये पहले भी नहीं थी ये बात कि पहले कोई ऐसी चीज़ थी कि कहीं कुछ संकट था, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा होता है कि कई बार बहुत चातुर्य से कुछ चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। कौन करता है, क्या करता है, ये किसी से छिपा नहीं होता है। ये राजनीति की एक प्रतिस्पर्धा है, जिसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी आप कह सकते हैं। लेकिन सही समय पर बुजुर्ग लोग सामने आते हैं। बुजुर्ग से यहाँ आशय पार्टी से है। बहरहाल अब कृष्ण गोपाल पाठक जी इस पर क्या राय रखते हैं वो भी सुन लेते हैं। जी पाठक जी। देखिए शरद जी, कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, एक राजनीतिक और एक कोविड-19 के काल में दोनों वेबों को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा प्रारंभ किए गए और पूरे राज्य में फैलाए गए सेवा कार्य। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर और सरकार के मुखिया के तौर पर जो शिवराज जी ने पूरे देश में योजनाएं प्रदेशों में नंबर 1 आने का काम किया, आप बताइए कितनी सारी योजनाएं उस प्रस्तावों में अंतर्निहित हैं, जिनके मामले में मध्य प्रदेश उनको लागू करने वाला और बनाने वाला देश में पहला राज्य बना है। तो निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिवराज जी के लिए यह बोला है कि मुख्यमंत्री के तौर पर और मध्य प्रदेश सरकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में अव्वल है। और शिवराज सिंह जी ने तो जो काम किए हैं जनता जनार्दन को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने के, फायदे पहुंचाने के, और फिर संगठन ने उसमें अपनी महती भूमिका अदा करके उनको जमीन तक पहुंचाने में,
तो निश्चित तौर पर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान और संगठन के मुखिया के तौर पर विष्णुदत्त शर्मा जी की भूरी भूरी न सिर्फ प्रशंसा की है, बल्कि सारे देश के संगठन और सरकारों के लिए इन दोनों का व्यक्तित्व और कृतित्व अनुकरणीय भी बताने का काम किया है। मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कल अपनी स्पीच में अपने द्वारा जो उनके द्वारा जो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया, उसमें स्पष्ट तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से बहुत से मामलों में भिन्न संगठन है, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया। निश्चित तौर पर शरद जी, आपने एक आपका यह आरोप तो नहीं कि ये जो सोशल मीडिया वगैरह में रहा इसमें कांग्रेस का हाथ था? देखिए, मैं वहीं पर जा रहा था शरद जी। कल जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया और सेवा कार्यों का जो लेकर संगठन के प्रति तारीफ का जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसी में सब चीजें निहित हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली, सरकार की उनकी कार्यशैली जो 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की कार्यशैली और दोनों मुख्यमंत्रियों का अंतर स्पष्ट रूप से बताया गया है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, ये आऊंगा डिटेल से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही सबको फिर से लागू किया। बुंदेला जी। शरद जी, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो मतलब भाजपा वाले कत्ल भी करते हैं तो आवाज भी नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ अगर अरुण यादव जी अगर राहुल सिंह जी से मिलने तो क्यों मिले, जीतू पटवारी जी राहुल सिंह जी से मिलने तो क्यों मिले, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से मिलने तो क्यों मिले, और यहाँ पूरा मुलाकातों का दौर चलता है। कैलाश विजयवर्गीय जी की मुलाकात नरोत्तम जी से, और पूरा मीडिया और कई सारी मुलाकात, और पूरा मीडिया में बात चलती, कहते हैं मीडिया ट्रायल चलता है शरद जी। उसके बाद मतलब हम लोग भी आरोपों के दायरे में। सर नहीं, अरे सर, आरोपों से भला कौन परे है सर? देखिए, हमारी सनातन परंपरा में तो ईश्वर तक पर आरोपण है। मेरे कहने का आप तात्पर्य आप समझिए कि हमने तो चर्चा नहीं की कि ये सीएम बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को जो व्यक्ति 16 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, अगर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि 2023 का चुनाव हम शिवराज जी के नेता, हम तो देखिए मानते हैं कि भाजपा के अंदर शिवराज जी के इर्द गिर्द कोई नहीं है। जिसने भी जरा भी ख्वाब देखा मुख्यमंत्री बनने का, वो मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया गया। चाहे उमा भारती हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, कई सारे नेता, चाहे आपके प्रभात झा जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, ये बेचारे आज तरस रहे हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में शरद जी वापस आ पाए। वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं भाजपा में शिवराज जी के इर्द गिर्द कोई नहीं है, और भाजपा में कोई नहीं। और स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? वो मंत्री जी जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सपने सबसे ज्यादा सजोए थे। अभी कुछ दिन पहले शरद जी एक बहुत अच्छा वाक्य बताऊंगा आपको, इन्होंने बकायदा जिस दिन जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र। लेकिन बुंदेला जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि बीजेपी का संविधान इसकी अनुमति तो देता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहें और प्रदेश अध्यक्ष पर भी रहें। नहीं तो शिवराज जी दोनों पदों पर रहते, प्रदेश अध्यक्ष भी हो जाते और मुख्यमंत्री भी रह जाते। तो चुनौती क्या है? अब बीजेपी एक जी देखिए सर, वो हमारी अपनी पार्टी का संविधान है, या उसको ये कह ले हमारी अपनी पार्टी की, हमारे अध्यक्ष जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। देखिए उसके ऊपर अगर आप कहें, वो उनका विवेक है, कमलनाथ जी का विवेक है, राहुल गांधी जी का विवेक है, सोनिया गांधी जी का विवेक है। लेकिन आज अगर हम बात करें भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन की शरद जी, तो कहीं इसमें सबसे, हमने तो कभी नहीं कहा कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, ये अंदर खानों से बातें निकल कर आ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की भी मन की जो टीस हमने कई बार देखी है कि उस बकायदा हुई कहते वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने कहा था कि हाँ मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बधाई दी थी नरेंद्र मोदी, कहीं उन्होंने शिवराज जी का जिक्र तक नहीं किया था। और शरद जी सबसे बड़ी बात, जो कार्य समिति की बैठक हुई है, हम धन्यवाद देते हैं भाजपा का कि कम से कम कांग्रेस का ही तो नाम लेते रहे आप पूरे टाइम। आपने ना तो किसी जन योजना का नाम लिया, आपने ना कोविड का कोई नाम लिया, आप बस पूरे टाइम कांग्रेस को कोसते रहे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार, 16 महीने की कोई का 18 महीने की कमलनाथ सरकार। तो ये शरद जी पूरे समय चलता रहा, कहीं उसमें कोई भी क्रियान्वयन चीज कहीं भी नहीं दिखी कि कहीं कोई कहते ना कोई कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आएगा जनहित के लिए या प्रदेश हित के लिए, कहीं कुछ नहीं दिखा। वहां एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अगर बीडी शर्मा जी ने 4 बुराइयां कांग्रेस की तो मैं 6 करूंगा, मैं 8 करूंगा। इस तरह के भाषण देखने मिले। मैं आऊंगा पाठक साहब आपकी तरफ, मैं एक बार फिर रुक करूंगा सुशील जी की तरफ। सुशील जी, SC ST और माइनॉरिटी
पश्चिम बंगाल के नतीजों ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर ये चेताया है कि इन दोनों समूहों की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये माना गया कि माइनॉरिटी के वोटों का एक पक्षीय ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ हो गया, और जैसा वहाँ पर कई माइनॉरिटी के लीडर्स की मौजूदगी थी और बीजेपी की उम्मीद थी कि इस बार किसी एक पक्ष में यानी टीएमसी की तरफ पोलराइजेशन नहीं होगा और ये बंटेंगे ये वोट और उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो आप क्या देखते हैं कि क्या बीजेपी ये मान रही है कि जो भी उसको लॉस मध्य प्रदेश में भले ही उसके वोट अधिक थे लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, तो आपको एससी की तरफ जाना पड़ेगा और माइनॉरिटी का भी जो सेगमेंट आप आकर्षित कर सकते हैं उसको भी लेना पड़ेगा। तो ये फिर एक बार बीजेपी की चिंता और चिंतन का विषय है। बिल्कुल शरद जी, देखिए जहां तक माइनॉरिटी की बात है वहां उस पर तो बीजेपी अलग तरीके से फोकस करती है, लेकिन जो एससी एसटी का वर्ग है वो उसको बीजेपी भी और संघ भी जो है पूरी तरीके से अपने साथ मिलाकर काम करना चाहता है। हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा दृश्य जो बदला है वो सिर्फ 2018 के चुनाव में बदला है। नहीं तो आप देखिए 2008 के चुनाव में बीजेपी ने एससी की 25 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 9 जीती थी। अगर हम आप एसटी की बात करें तो 2008 के चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। और 2013 में और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था बीजेपी ने 28 सीटें 2013 में एससी की जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 4 पे सिमट गई थी। तो ये परफॉर्मेंस और वोट शेयर दोनों में बीजेपी एससी में अच्छा कर रही थी परफॉर्मेंस। और इसी तरीके से एसटी में भी आप देखिए जब भाजपा एससी में 29 थी तो उसके बाद जो है लगातार जो है बीजेपी ने 31 की, तो उसको भी बढ़ाया था। लेकिन 2018 के चुनाव में एकदम से सिनेरियो बदल गया। जो बीजेपी एससी एसटी के बीच में एक मतलब सीधे सीधे बीजेपी को जो पूरा वोट जा रहा था वो 4% के स्विंग के साथ पूरी तस्वीर बदल देता है। आप देखिए 2018 के चुनाव में जो बीजेपी 2013 में 28 सीट लेके बैठी थी वो 10 सीट माइनस करके 18 पे आ गई एससी की सीटों पर, और कांग्रेस की सीटें हो गई 17। कहां 4 सीटें थी 2013 में और कहां 17। तो ये जो एकदम से बदलाव था ये बीजेपी को खटक रहा है। एससी एसटी की सीटों में भी आप देख लीजिए 31-15 का अंतर था बीजेपी कांग्रेस का, वो 16 और कांग्रेस हो गई 30, यानी 15 से कांग्रेस 30 पे पहुंच गई और बीजेपी 31 से 16 पर आदिवासी सीटों पर। तो ये जो चेंज है ये बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में खतरा है और ये मध्य प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। इस सिनेरियो के कारण बीजेपी घबराई हुई, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये चाहे यूपी का चुनाव हो चाहे पंजाब का, सब जगह के चुनाव में इस वोट का बड़ा महत्व है। बीजेपी इसमें वापस कैसे, अब एक फैक्टर मालवा निमाड़ में हम जरूर मान सकते हैं कि जैस ने असर किया होगा, लेकिन अगर बाकी उसमें देखा जाए तो जैस का उतना ज्यादा असर नहीं था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक बड़ा वोट थी, हालांकि सबका वोट शेयर 2018 में कम हुआ था। इसलिए आप देखिए शिव प्रकाश जी बोल रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्थितियां सुधारी जा सकती हैं क्योंकि बीजेपी हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी है। सिर्फ शिव प्रकाश जी की चिंता यही है कि जो 2013 का जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का, उस परफॉर्मेंस में हम वापस आ जाएं, उसके लिए क्या यत्न किए जा सकते हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं। एक फैक्टर यह भी हो सकता है कि 2018 के चुनाव के दौरान अप्रैल में एक फैसला आया था, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है मतदान एकदम से स्विंग कर गया हो। नहीं तो बीजेपी मध्य प्रदेश में एससी एसटी की सीटों पर बहुत कंफर्टेबल रही है 2 चुनाव में। काफ़ी बढ़िया ढंग से आपने समझाने की कोशिश की है और काफ़ी जो भी राजनीति के अध्येता या राजनीति के विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी मदद मिली होगी इन तथ्यों की रोशनी में मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने की। किसान भी एक ऐसा फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कर्ज माफ़ी का मसला किसानों का कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण का एक कारण बना पोलराइजेशन का, ये भी मानने वालों की कमी नहीं। आपकी चिंता यही है, पाठक साहब संक्षेप में जानूंगा, अल्पसंख्यक और एससी जो आपका स्ट्रांग होल्ड रहा है जैसा हमने सुना सुशील जी से, उस पर फिर उसी मजबूती की तरफ बढ़ना। देखिए शरद जी, कोई भी राजनीतिक दल ये दावा पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकता कि सारे के सारे वोट हमें मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी चुनौती को स्वीकार करना है और मैक्सिमम वोटरों का, मतदाताओं का मन जीतना है। यही हमारी लीडरशिप ने कल हमें मार्गदर्शन दिया है। निश्चित तौर पर जो 2018 का चुनाव था, जिस प्रकार की अभी विवेचना की गई, वास्तव में वो बड़े बड़े सब्जी बागों का चुनाव था, बड़े बड़े वादों का चुनाव था कि हम पूरा कर्जा माफ़ करेंगे 2 लाख तक का। जो कांग्रेस पार्टी
के चुनावी वादे पर लोगों ने भरोसा किया और हमसे कुछ 5 सीटें वो ज़्यादा ले जा पाने में सफल हो पाए। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में वो भारतीय जनता पार्टी से आधा % वोट पीछे रहे, लेकिन सरकार बनाने में अल्पमत की वो सफल हो गए। इसी चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और हमारे यहाँ तो निश्चित परंपरा है शरद जी, हर 3 महीने में आपको ध्यान होगा कि हमारी कार्य समितियों की बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारे सारे मार्गदर्शक प्रदेश के नेतृत्व को और सरकार को मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इस कल की कार्य समिति में जो उभर कर आई है, हमारे नेतृत्व ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे शिवप्रकाश जी हो, चाहे प्रदेश के प्रभारी हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के कार्यकाल को देश में सर्वोत्तम संगठन प्रदान बताने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और योजनाएं जो लागू की जा रही हैं, उनको लागू कराने में, योजना बनाने में देश का अव्वल मुख्यमंत्री भी करार देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ बहुत ही आशाजनक नजरों से देखती है और देखना भी चाहिए। जहां इतनी अच्छी सरकार हो, इतना अच्छा संगठन हो, इतना अच्छा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हो, वहां पर निश्चित तौर पर दिल्ली की नजरें हमारे ऊपर और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। पाठक जी के इसी उत्तर से मैं सवाल को आपकी तरफ ले जाता हूं कि जहां संगठन ने मूल्यांकन किया, मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन के ओहदेदार वीडी शर्मा जी का भी और सत्ता के ओहदेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और दोनों उम्दा नंबरों से पास हुए हैं, बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीज़न की रैंकिंग से दोनों निकले हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। आपके यहाँ अगर कहीं अटकता है मामला, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लीडरशिप नहीं है आपके यहाँ, आप अटकते हैं तो संगठन के मोर्चे पर ही अटकते हैं कि वहाँ न समुचित मूल्यांकन है। लड़ाई 2018 की भी कमलनाथ जी ने अपने कंधों पर लड़ी, संगठन नदारद था जिस तरह से होना चाहिए, और अभी भी लड़ाई आप लोगों की उम्मीदें इसी पर टिकी हैं कि आपके पास एक बहुत ही वेटरन लीडर है जिसके पास गहरा अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण है जिसके संसाधन ऐसे हैं कि वो अपने दम पर लड़ सकता है, और यही आपकी उम्मीद। लेकिन संगठन अगर इसमें मिलेगा तो सोने पे सुहागा। देखिए शरद जी, कांग्रेस लीडर आधारित साथ साथ संगठन आधारित दोनों हमारे पास दोनों क्वालिटीज हैं, लेकिन भाजपा जो अपने आप को संगठन आधारित कैडर आधारित पार्टी कहती, शरद जी मैं कैसे मान जाऊं इस बात को, क्योंकि भाजपा ने खुद ही इसी मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इस तरह के काम किए हैं। क्योंकि देखिए संगठन तो वो था शरद जी जहां बकायदा वरीयता को, कहते ना, वरीयता को रखें, उसको प्रायोरिटी पे रखें, उनको महत्व दिया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, आप बाहर से लोगों को लेके आ रहे हो, विधायकों को खरीद रहे हो, सांसद। अब आप टोटल देखा जाए पिछले, अगर हम 6-7 साल की राजनीति देखें तो इस देश में 218 विधायकों ने अपना दल बदल किया है। 218 में से 184 विधायक शरद जी आप पता कर ली सिर्फ भाजपा में गए हैं। क्या कारण है? ये सवाल हम पहले भी उठा चुके हैं। शरद जी वो सबसे बड़ी, ये राजनीति का नैतिक पतन है, मैं मानता हूं, बिल्कुल। मैं मानता हूं, लेकिन कौन सी पार्टी है जो इससे अछूती है? शरद जी फिर संगठन और कैडर की बात भाजपा ना करे तो अच्छा है। यहाँ पर मैं नहीं बोलने अरे आपका भ्रातृत्व भाव आपके पास पूरा समय रहेगा, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। शरद जी, कांग्रेस पार्टी की यही विडंबना है, राहुल गांधी जी से कमलनाथ जी तक एको अहम दूजो नास्ती, उस पर जवाब दे दें। जी बुंदेला जी। देखिए मैं तो साफ एक बात कहूंगा, कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं की उनमें आस्था है। इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मुझे भाजपा को कोई जवाब देना चाहिए, ठीक है? नहीं बिल्कुल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी, राहुल जी, और सब मेरी बात। बाकी सब बाकी बचे हुए कि जी भाई बाकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर जो आपने मुझ पर सवाल खड़े किए मैं पहले उसकी बात जवाब संक्षेप में, ठीक है? देखिए आप एक बात समझिए, इस कोरोना संक्रमण काल में शरद जी हम तो ये कहते हैं जहां तीसरी लहर की आहट बार बार सुनाई दे रही, अच्छी बात है, भाजपा तो सिर्फ मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या जनता इनको माफ करेगी शरद जी? आने वाले जो 3 उपचुनाव हैं, चाहे आप दमोह उपचुनाव भी देख लें, आप 2023 की तैयारियों में आपको नींद कैसे आ सकती है? जहां एक राष्ट्रीय अखबार ने बकायदा 1.5 लाख मौतों की पुष्टि की है मई के महीने में, आप कैसे इस तरह से साजो सामान के साथ अपनी कार्य समिति की बैठक कर सकते हैं? मुझे आप बताएं, आपको नींद कैसे आ सकती है? देखिए आप तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ आप, शरद जी, नेताओं में फर्क है, ये रूलर्स बनकर रह गए। सिर्फ देयर आर डिफरेंस बिटवीन रूलर्स और सेवक। ये सिर्फ रूलर बन के रह गए, जो कि पहले होते ना कि जिनको सिर्फ सत्ता भोगना आता था, ये सेवक नहीं रह गए हैं। और इस चीज को जनता भली भांति जानती है। बस 30 सेकंड में एक अंतर
दोनों पार्टियों का ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता मैदान में दिखे, जीरो है। कांग्रेस पार्टी भाजपा में कोई के संगठन, नेता कोई घर पर अपने आप को क्वारंटीन करके फेसबुक चलिए, बहुत धन्यवाद बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत धन्यवाद सुशील जी, नमस्कार।